हेलो दोस्तों, मैं संतोष सर। आप लोगों का संतोष सर यूट्यूब चैनल पर पुनः स्वागत है। पिछला वीडियो आपने देखा होगा कि मैं वर्णमाला का बनाया था। जो लोग न देखें वो जाकर देखें और उसका लाभ उठाएं। आज जो टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वनडे के दृष्टिकोण से भी और कमीशन के कुछ एग्जामों जैसे वर्तमान में आरओ कमेंस होने वाला है उस दृष्टिकोण से भी विशेषण का टॉपिक। तो आज हम लोग विशेषण के बारे में चर्चा करेंगे। आइए हम लोग आगे देखते हैं। विशेषण देखिए, विशेषण की अगर हम थोड़ी सी परिभाषा की बात करें तो हम लिख सकते हैं कि वह विकारी पद जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, वह विकारी पद जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। तो हम लोग तीन चार चीज़ देख सकते हैं। एक तो है विकारी पद, दूसरा है संज्ञा, तीसरा इसमें शब्द यूज हुआ है सर्वनाम। इन तीनों की हम डिटेल में चर्चा करेंगे। इसके पहले एक और शब्द को डिफाइन कर लेते हैं जो है विशेष्य। विशेष्य के अंतर्गत इस तरह से डिफाइन किया जा सकता है कि विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं, या हम कह सकते हैं विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। देखिए, एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसे समझ सकते हैं। जैसे रमा सुंदर लड़की है। रमा सुंदर लड़की है। तो हम देखते हैं कि ये है एक सुंदर शब्द और ये है लड़की, और लड़की एक तरह से नाउन है मतलब संज्ञा है, और ये हमारा विशेषण है। लेकिन यहाँ पर जो लड़की शब्द है वो संज्ञा तो है, लेकिन यहाँ पर विशेष के रूप में प्रयुक्त है। अब यहाँ पर सुंदर जो शब्द है वह लड़की की विशेषता बता रहा है, इस वजह से लड़की शब्द क्या है, विशेष है, और सुंदर विशेषण है। तो जो विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं परिभाषा अनुसार। इसलिए यहाँ पर लड़की शब्द क्या है, विशेष्य है, और जिस शब्द द्वारा बताई जाती है विशेषता उसे ही क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। इस वजह से सुंदर शब्द क्या है, यहाँ पर विशेषण है। आइए हम लोग फिर आगे देखते हैं। यहाँ पर हमने एक बात और की है, इस परिभाषा में विशेषण की 3 शब्दों का हमने जिक्र किया है, विकारी पद, संज्ञा और सर्वनाम। इन तीनों शब्दों के बारे में थोड़ा सा हम लोग अच्छे तरीके से जानेंगे, परिचित हो लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो विकारी पद, विकारी का मतलब होता है परिवर्तनशील। मतलब कि वे शब्द जो लिंग, वचन और कारक के हिसाब से के अनुसार बदलते हैं उन्हें क्या कहते हैं, विकारी। मतलब कि लिंग, वचन, कारक आदि के अनुसार परिवर्तित होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, विकारी पद कहते हैं। हिंदी में विकारी पदों की संख्या 4 है, जिसे हम देख सकते हैं यहाँ पर।
संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और चौथा है क्रिया। तो हिंदी में 4 विकारी पद होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो अभी हमने देखा परिभाषा के अनुसार विशेषण क्या है, एक विकारी पद है। अब हम थोड़ा सा इसे विकारी पद को एग्जाम्पल के द्वारा, उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे रमा अच्छी लड़की है। दूसरा एग्जाम्पल हमारा है राम अच्छा लड़का है। राम अच्छा लड़का है। हम देख रहे हैं कि जैसे हमने कहा रमा अच्छी लड़की है, तो यहाँ पर देख रहे हैं जो हमारा विशेषण अच्छी है, यहाँ पर क्या है, लड़की शब्द। लड़की क्या है, एक स्त्रीलिंग शब्द है। दूसरे जगह देखते हैं कि राम अच्छा लड़का है, तो लड़का यहाँ पर क्या है, पुरुष है। और हम देख रहे हैं कि हमारा जो विशेषण है वो परिवर्तित होकर अच्छी से क्या हो गया, अच्छा हो गया। तो हम देख रहे हैं कि जैसे ही हम लिंग में परिवर्तन कर रहे हैं वैसे ही हमारा विशेषण क्या हो रहा है, परिवर्तित हो जा रहा है। इस वजह से हम क्या कहते हैं, इसे विकार आने का मतलब परिवर्तित होना। इस वजह से इसे क्या कहते हैं, विकारी पद। अगर हम ये कहें कि अच्छे लड़के पढ़ते हैं, अच्छे लड़के पढ़ते हैं, ये हमारा एग्जाम्पल हो जाए, तो हम देख रहे हैं कि लड़के जो शब्द है यहाँ पर बहुवचन के रूप में प्रयुक्त है और इसी के अनुसार हमारा विशेषण भी परिवर्तित हो गया है, बहुवचन के साथ अच्छे का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि हमारा जो विशेषण है और लिंग वचन के अनुसार क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है। इसी वजह से इसे क्या कहा गया है, विकारी पद कहा गया है। चलिए हम अगले शब्द को डिफाइन करते हैं। अगला शब्द है संज्ञा। देखिए ये सब संज्ञा सर्वनाम अलग अलग टॉपिक हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा उसे देखेंगे बस परिचित होने के लिए। संज्ञा, देखिए पहले भी आप जानते होंगे, संज्ञा का मतलब ये होता है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को ही क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। संज्ञा 5 प्रकार की होती हैं। एक होता है व्यक्तिवाचक, एक होता है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, अंतिम है भाववाचक। ये 5 प्रकार की संज्ञा होती है। अब हम देखेंगे कि संज्ञा को कैसे देख सकते हैं हम एग्जाम्पल में। जैसे हमने अभी एक लिखा था एग्जाम्पल यहाँ पर कि राम अच्छा लड़का है, राम अच्छा लड़का है। अब इसमें अगर हम इस दृष्टिकोण से देखें तो यहाँ पर जो लड़का है, यहाँ पर जो लड़का है वो क्या है, जातिवाचक केसेस में। अगर हम इस सेंटेंस में लड़का को देखेंगे तो राम अच्छा लड़का है, तो राम एक व्यक्ति है, इस वजह से ये एक वचन में है। लेकिन हम अलग से केवल लड़का शब्द यूज करें तो वो किसको शो करेगा, जातिवाचक में शो करेगा। इसका मतलब है कि हमारा लड़का क्या है, जातिवाचक। और यहाँ पर जो राम है, ये राम एक किसी व्यक्ति का नाम है। अभी हमने बताया कि जब किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम लेते हैं तो उन्हीं के जो नाम होता है उसे क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक। तो राम क्या एक व्यक्ति है, तो राम यहाँ पर क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि संज्ञा का हमारा कहाँ रोल है कि यहाँ पर जब भी हमारा जो विशेषण होगा वो क्या करेगा, संज्ञा की या सर्वनाम की विशेषता बताएगा। तो इसका हम आगे भी यूज करेंगे, यहाँ थोड़ा सा आप जानते रहें।
आगे चलिए हम लोग डिफाइन करते हैं सर्वनाम के बारे में थोड़ा सा। सर्वनाम, ये सर्वनाम की परिभाषा इस तरह से कही जा सकती है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त शब्द, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त शब्द को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं इसे। एग्जाम्पल जैसे रमा अच्छी लड़की है। वह सुंदर भी है। वह सुंदर भी है। अगला हमारा वाक्य है, पहला है कि रमा अच्छी लड़की है, वह सुंदर भी है। तो हम देख रहे हैं कि जो हमारा वह शब्द है वो किसके लिए आया है? रमा को ही संबोधित कर रहा है। रमा को ही संबोधित कर रहा है। इस वजह से जैसे हम कह रहे हैं वह सुंदर भी है, तो हमें लग रहा है कि सुंदर कौन है? रमा है। और संज्ञा के स्थान पर हमने जिस शब्द का प्रयोग किया उसे ही क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। इस वजह से वह क्या है? सर्वनाम है। यहाँ पर जो सुंदर शब्द है वह की विशेषता बता रहा है। वह की विशेषता बता रहा है। वह क्या है? ये सर्वनाम है। जैसा हमने अभी बताया था कि जो विशेषण होता है वह संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि सुंदर शब्द किसकी विशेषता बता रहा है? सर्वनाम की विशेषता बता रहा है। आइए आगे हम लोग देखते हैं। तो 3 चीज़ों पर हम बात कर लिए हैं कि विकारी पद क्या होता है, संज्ञा क्या होती है, सर्वनाम क्या होता है। अब हम थोड़ा सा जानते हैं कि संज्ञा और विशेष में अंतर क्या होता है, क्योंकि अधिकांश बच्चे इसको लेके बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं। तो उसे आज हम थोड़ा सा स्पष्ट कर लें। देखिए संज्ञा, देखिए संज्ञा जो होती है स्वतंत्र रूप से, अभी मैंने परिभाषा बताया है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम या उनके भाव के बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। लेकिन जो थोड़ा विशेष्य होता है, विशेष्य एक तरीके से संज्ञा ही है, लेकिन जब विशेषण किसी संज्ञा का विशेषता बताता है तो उसी संज्ञा को विशेष्य कहते हैं। जैसे अभी हमने एक एग्जाम्पल बताया था कि रमा सुंदर लड़की है। रमा सुंदर लड़की है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो रमा है और ये जो लड़की है, ये लड़की क्या है? विशेष्य है, क्योंकि हमारा जो शब्द सुंदर विशेषण है वो किसकी विशेषता बता रहा है? लड़की की विशेषता बता रहा है। जबकि यहाँ पर जो ये विशेष है ये भाव व्यक्तिवाचक, जातिवाचक संज्ञा भी है। जातिवाचक, ये जातिवाचक संज्ञा भी है। यहाँ पर जो रमा है, रमा क्या है? मात्र संज्ञा है। संज्ञा में क्या कहेंगे? किसी का नाम है, इस वजह से इसे क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक। तो यहाँ पर इस वाक्य में विशेषण विशेष्य जो है वो केवल लड़की शब्द के लिए हम कह सकते हैं, रमा के लिए नहीं। रमा क्या है? मात्र संज्ञा है। विशेष्य उसी को कहेंगे जिसकी विशेषता कोई विशेषण बताएगा। इस तरह से हम वाक्य में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे कि ये विशेष्य है। कुछ लोग कई बार क्वेश्चन आया है तो लोगों ने इसे मार दिया है। तो ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि विशेषण हमारा शब्द क्या है? वो इस शब्द की विशेषता बता रहा है। जिस शब्द की विशेषता बताया जाता है उसी को विशेष्य कहते हैं। हम ऊपर परिभाषित भी किए हैं इसे। इस वजह से विशेष्य ये होगा, ये यहाँ पर केवल संज्ञा की तरह प्रयुक्त होगा, जिसे हम क्या करें? व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलिए आगे देखते हैं।
देखिए विशेषण के संबंध में एक बात और है कि जो विशेषण होता है वह अपने विशेष के विस्तार को सीमित करता है या उसके गुण के विस्तार को सीमित करता है। विशेषण विशेष के विस्तार को सीमित करता है। एक विशेषण की विशेषता यह भी है, तो इसे कैसे करता है हम लोग इसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे हम कहें नीली गेंद, नीली गेंद, तो देख रहे हैं अगर हम केवल गेंद शब्द कहें, केवल गेंद शब्द कहें तो हमें क्या लग रहा है? गेंद कैसा, कौन सी संज्ञा है? एक जातिवाचक संज्ञा है। देख के लग रहा है कि गेंद शब्द कहते रहे, कहने से क्या हो रहा है कि जिन शब्दों से किसी वस्तु या व्यक्ति या स्थान के पूरे संपूर्ण जाति का बोध हो उसे क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो जैसे हम कह रहे हैं गेंद, तो गेंद कहते ही हमें लग रहा है कि जितनी गेंदें हैं हम सबकी बात कर रहे हैं, एक बड़ा वर्ग है। लेकिन जैसे ही हमने कहा नीली गेंद, तो इस गेंद का विस्तार सीमित हो गया। इसका मतलब कि केवल नीली गेंदों की बात कर रहे हैं। अगर हम एक रेखाचित्र के माध्यम समझें तो अगर ये रेखाचित्र पूरी गेंद का है तो नीली गेंद, इसका मतलब है कि इसका कुछ भाग है, मतलब ये जो हो जाएगा नीली गेंद, ये केवल हिस्सा हो जाएगा। इसका मतलब है कि हमारा जो ये है ये पूरा गेंद है और नीली गेंद कहते हैं। क्या कहते हैं? इसका मतलब इस गेंद के कुछ गेंदे को ही नीली गेंद। तो हम देख रहे हैं कि ये शब्द हमारा जो ये विशेषण है ये क्या कर रहा है? विशेष की विस्तार को सीमित कर रहा है। ठीक है, तो हम इसे एग्जाम्पल के माध्यम से भी देख सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। देखिए विशेषण को प्रयोग की दृष्टि से भी दो भागों में बांटा गया है, उसे हम देख लेते हैं। प्रयोग के आधार पर विशेषण की दो प्रकार बताए गए हैं। एक को कहते हैं विशेष्य विशेषण, विशेष्य विशेषण। इसी को उद्देश्य विशेषण भी कहते हैं, उद्देश्य विशेषण भी कहते हैं। दूसरा जो प्रकार है उसको कहते हैं विधेय विशेषण, विधेय विशेषण, विधेय विशेषण। आइए हम पहले इसकी बात करते हैं। देखिए जब विशेषण, किसी भी वाक्य में विशेषण जब विशेष के पहले प्रयुक्त हो तो उस विशेषण को विशेष्य विशेषण या उद्देश्य विशेषण कहते हैं, उद्देश्य विशेषण कहते हैं। जैसे विशेष के पहले प्रयुक्त हो, विशेष के पहले प्रयुक्त हो, मतलब विशेषण अगर विशेष के पहले प्रयुक्त है तो इसे ही क्या कहते हैं? विशेष्य विशेषण या उद्देश्य विशेषण। एग्जाम्पल के द्वारा हम देखिए समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कहें, अभी ऊपर वाले एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे कहें नीली गेंद, तो देख रहे हैं नीली गेंद कहते हैं, क्या कर रहे हैं? नीली शब्द क्या है? ये गेंद क्या है? अभी ये विशेष है और ये नीली शब्द क्या बता रहा है? इसकी विशेषता बता रहा है कि गेंद कैसी है? नीली है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि हमारा जो विशेषण है वो गेंद के पहले आया है। इस वजह से यह जो नीली शब्द है इसको क्या कहेंगे?
विशेष विशेषण या उद्देश्य विशेषण कहेंगे। जैसे एक और एग्जांपल हम देख सकते हैं, जैसे कहें लड़का, जैसे कहें कि वह लड़का, वह काला लड़का है, वह काला लड़का है, वह काला लड़का है। तो हम देख रहे हैं कि काला शब्द क्या कर रहा है, लड़के की विशेषता बता रहा है कि लड़का कैसा है, काला है। दूसरी बात हम देख रहे हैं कि जो हमारा काला शब्द है वो लड़के से पहले प्रयुक्त हुआ है, मतलब कि ये विशेष से पहले प्रयुक्त हुआ है विशेषण। तो हम देखेंगे इस हिसाब से कि काला क्या है, विशेष विशेषण या उद्देश्य विशेषण कहेंगे। दूसरा हमारा जो इसका प्रयोग का भाग था, जिसको हमने कहा था विधेय विशेषण, इसमें कह सकते हैं कि जब विशेषण विशेष के बाद प्रयुक्त हो, अर्थात विशेष और क्रिया के बीच प्रयुक्त होता है, तो उसे उस विशेषण को क्या कहते हैं, विधेय विशेषण। मतलब कि हमारा विशेषण विशेष के बाद प्रयुक्त हो या विशेष और क्रिया के बीच प्रयुक्त हो, तो ऐसे विशेषण को क्या कहेंगे, विधेय विशेषण। परिभाषित इस तरह से कर सकते हैं। एग्जाम्पल को हम इस तरह से देखेंगे, जैसे हमने कहा वह लड़का काला है, वह लड़का काला है, वह लड़का काला है। तो हम देख रहे हैं वह लड़का काला है, तो देख रहे हैं यहाँ पर क्या क्या हो, काला क्या आया है, लड़का के बाद आया है। लड़का हमारा क्या है, इसी की विशेषता एक काला शब्द बता रहा है, और ये क्या है, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं। तो हमारा लड़का क्या है, विशेष है। तो इस दृष्टिकोण से हम देखते हैं कि हमारा जो विशेषण है वो विशेष के बाद आया है और ये क्रिया के पहले आया है। तो परिभाषा के दृष्टिकोण से इस काला कौन सा विशेषण है, विधेय विशेषण। एक लाइन में कहें तो हम कह सकते हैं कि जो विशेषण वाक्य में उद्देश्य के पहले प्रयुक्त होते हैं उन्हें विशेष विशेषण या उद्देश्य विशेषण कहते हैं, और जो विशेषण वाक्य में विशेष के बाद अर्थात विशेष और क्रिया के बीच प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, विधेय विशेषण कहते हैं। क्या मैं आपको समझा पाया? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला बिंदु इसका सामान्यतः विशेषण, हिंदी में जो विशेषण पढ़ते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। 3-4 की बात अभी हम लोग करेंगे। 4 प्रकार। एक होता है सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। दूसरा होता है संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक या बोधक, दोनों एक ही मतलब है, बोधक विशेषण। और चौथा है गुणवाचक, गुणवाचक विशेषण। तो एक एक करके हम पढ़ेंगे, नहीं तो चार्ट बड़ा हो जाएगा। चलिए, तो हम पहला पढ़ते हैं क्या, सार्वनामिक विशेषण। देखिए, सार्वनामिक विशेषण को अगर हम थोड़ा डिफाइन करें तो हम लिख सकते हैं कि पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम को छोड़कर पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम को छोड़कर
को छोड़कर अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा के पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं तो उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। मतलब देख रहे होंगे कि इस परिभाषा में मैंने बताया कि पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम को छोड़कर अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा के पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। देखिए अब थोड़ा सा हमने पुरुषवाचक, निजवाचक और अन्य सर्वनाम की बात कर दिया है, तो सर्वनाम के बारे में थोड़ा सा मैं यहाँ आपको जिक्र कर लूँगा ताकि आप चीज़ों पर स्पष्ट रहें। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सर्वनाम जो होता है, जैसा कि मैंने अभी आपको पीछे बताया है कि सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। तो सर्वनाम जो है वो हिंदी में जो होता है 6 प्रकार का होता है। तो इसको हम थोड़ा सा बस हल्का सा जानेंगे। एक को कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा होता है निश्चयवाचक या संकेतवाचक। संकेत यहाँ लिख सकते हैं, दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहाँ लिख सकते हैं संकेतवाचक। जो तीसरा होता है कहते हैं अनिश्चयवाचक। चौथा होता है प्रश्नवाचक और पांचवा होता है निजवाचक और छठा होता है संबंधवाचक। तो ये 6 सर्वनाम हैं। हम यहाँ डिटेल में इनको नहीं पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा रेफरेंस लेंगे यहाँ पर ताकि आप चीज़ें कंफ्यूज ना हो, स्पष्ट रहें आपके माइंड में। देखिए पुरुषवाचक में जैसे मैंने कहा मैं, तुम, ये शब्द आते हैं। निश्चयवाचक में जो होता है वह और यह आता है। संकेतवाचक भी से कहते हैं, अभी मैं बताऊंगा। अनिश्चयवाचक का मतलब है कि हमें निश्चय ना हो, जैसे इसके लिए शब्द आता है कोई और कुछ। उसी तरह प्रश्नवाचक जो होता है, प्रश्नवाचक में कौन और क्या। निजवाचक में आप भी आता है। असंबंधवाचक में जो, सो, ये सब आते हैं। जो, सो। तो ये मूल सर्वनाम है और प्रत्यय लगाने के बाद अन्य सर्वनाम भी बन सकते हैं, लेकिन वो सर्वनाम का टॉपिक है, उसको डिटेल में हम लोग यहाँ नहीं पढ़ेंगे, यहाँ समझेंगे केवल। देखिए पुरुषवाचक और निजवाचक का मतलब ये हुआ है कि अगर पुरुषवाचक सर्वनाम अगर वाक्य में प्रयुक्त होता है तो वो संज्ञा के पहले भी प्रयुक्त होगा, तो उसे क्या कहेंगे? उसे विशेषण नहीं कह सकते। निजवाचक सर्वनाम भी अगर संज्ञा के पहले प्रयुक्त हुआ है तो इसे विशेषण नहीं कह सकते। लेकिन इनको छोड़ने के बाद ये अगर संज्ञा के पहले प्रयुक्त होकर उसकी विशेषता बता रहे हैं तो इनको हम विशेषण कहेंगे। देखिए हम एग्जाम्पल के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। जैसे सार्वनामिक विशेषण सामान्यतः कितने 2 प्रकार के होते हैं, इनको हम समझने की कोशिश करते हैं। दो प्रकार के होते हैं, इन्हें समझते हैं। एक को कहते हैं मूल सार्वनामिक विशेषण। दूसरा कहते हैं यौगिक सार्वनामिक विशेषण।
चलिए देखिए, जो मूल सार्वनामिक विशेषण का मतलब ये होता है कि वे सर्वनाम जो अपने मूल रूप में ही किसी संज्ञा के पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं उसे मौलिक या मूल सार्वनामिक विशेषण, मौलिक भी कह सकते हैं, इसे मौलिक भी कह सकते हैं। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे कि मूल सर्वनाम जो संज्ञा के पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं उसे मूल या मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देख सकते हैं, जैसे कहें वह किताब दो, वह किताब दो। दूसरा कहें कोई किताब दो। तीसरा अगर कह सकते हैं कौन किताब चाहिए, कौन किताब चाहिए। देखिए, जो हम मूल सर्वनाम की बात कर रहे हैं तो ये है मूल सर्वनाम। अगर ये प्रयुक्त होते हैं किसी संज्ञा के पहले और उसकी विशेषता बताते हैं तो इन्हीं को क्या कहते हैं, मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। देखिए, एक बात और जान लीजिए, कुछ लोग सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में कंफ्यूज हो जाते हैं अक्सर करके। तो थोड़ा सा यहाँ पर मैं रेफरेंस दे के बता दे रहा हूँ। जैसे एग्जांपल अगर हमें दिया जाए कि वह खेल रही है, वह खेल रही है। दूसरा हो जाए वह लड़की खेल रही है, वह लड़की खेल रही है। तो देख रहे हैं कि वह खेल रही है, वह क्या है, एक वह खेल रही है तो वह एक सर्वनाम है। खेलना क्या है, ये सर्वनाम है, ये है क्रिया, ये क्रिया है। यहां पर हम देख रहे हैं वह लड़की खेल रही है, वह लड़की खेल रही है। वह के बाद देख रहे हैं हम कि क्या आया है, एक संज्ञा का प्रयोग किया गया है। तो जब ये सर्वनाम जब किसी संज्ञा के पहले आकर उसकी विशेषता बताता है तब इस सर्वनाम को सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। यदि संज्ञा के पहले यदि सर्वनाम के बाद कोई संज्ञा नहीं है वाक्य में तो वह सर्वनाम केवल सर्वनाम कहा जाएगा। जैसे वह खेल रही है, इसके वह के बाद कोई भी संज्ञा नहीं है, इसलिए वह यहाँ पर क्या केवल सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वह लड़की खेल रही है तो वह क्या कर रहा है, वह उस लड़की की ओर, देखिए अभी हमने बताया था कि पुरुषवाचक में वह भी लिख सकते हैं। तो कुछ सेंस में यहाँ पर देखेंगे कि वह किस सेंस में है, संकेत कर रही है, वह लड़की खेल रही है। तो ये पुरुषवाचक, यहाँ जो वह आया है वह पुरुषवाचक के सेंस में नहीं है, संकेतवाचक या निश्चयवाचक। हम जैसे आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो वह है वह पुरुषवाचक ना होके क्या है, निश्चयवाचक के रूप में प्रयुक्त है। पुरुषवाचक होता तो इसे हम सार्वनामिक विशेषण नहीं कहते, चूंकि यह निश्चयवाचक के सेंस में है इस वजह से यह निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण या मूल सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। तो यह हम देख रहे हैं कि अगर यहाँ पर संज्ञा प्रयुक्त नहीं है तो केवल सर्वनाम, यदि यह संज्ञा के साथ प्रयुक्त है तभी इसे सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। आइए आगे देखते हैं। एग्जाम्पल का वह किताब दो, वह किताब दो, जो मैंने अभी यहाँ पर बताया है कि यहाँ पर वह क्या है, सार्वनामिक विशेषण के रूप में, पुरुषवाचक विशेषण के रूप में ना प्रयुक्त होकर किसके रूप में है, निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण के रूप में प्रयुक्त है। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई तो उसे जान लीजिए। ये दोनों पार्ट हमारे जो मैंने बताया था कि ये सार्वनामिक, ये इनको छोड़कर जो सर्वनाम आएंगे वो विशेषण कार्य करेंगे। चलिए,
तो जैसे यहाँ पर आया है कि वह किताब दो, तो वह किताब दो, तो ये मत समझिएगा कि पुरुषवाचक है। वह क्या है, हम किसी निश्चित वस्तु की ओर संकेत कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये किस रूप में आया है, निश्चयवाचक के रूप में है, पुरुषवाचक के रूप में नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, और इसी वह किताब दो, तो हम लग रहा संकेत कर रहे हैं। तो कुछ लोग इसी को कुछ विद्वान इसी को निश्चयवाचक सर्वनाम भी कह दिए हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम, सर्वनामिक विशेषण भी कह दिए हैं। दूसरा एग्जाम्पल है हमारा कि कोई किताब दो, तो लग रहा है कोई, हमें अनिश्चय का बोध हो रहा है। अनिश्चय मैंने देखा यहाँ पर लिखा है कि अनिश्चय कोई और कुछ, तो अनिश्चय का बोध हो रहा है। अब कोई शब्द अनिश्चित चीज को बोध करा रहा है, और यहाँ इसके बाद किताब आई भी हुई है संज्ञा के रूप में। तो देख रहे हैं कि ये कोई किताब दो, तो क्या लग रहा है कि एक तो इसकी विशेषता बता रहा है कि अनिश्चित भाव है, इस वजह से कुछ लोग इसे क्या कह दिए हैं, अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। हालांकि यह वह ये सब मूल रूप में संज्ञा सर्वनाम के मूल भाग हैं, मूल है, इस वजह से इन्हें मूल सार्वनामिक विशेषण में तो रखेंगे ही। कुछ लोगों ने इसी के, चूंकि सर्वनाम के हिस्से हैं, इस वजह से इसका नाम कुछ लोगों ने क्या रख दिया है, अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण भी कह दिया है। तो आप यहाँ से भी इस बात को समझ लेंगे। तीसरा एग्जाम्पल हमने बताया है कि कौन किताब चाहिए, कौन किताब चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग किया गया है, और उसके बाद एक संज्ञा है, इस वजह से ये एक तो मूल सार्वनामिक विशेषण हो गया, और दूसरा कौन एक प्रश्नवाचक सार्वनामिक है, सर्वनाम है, इस वजह से इसका नाम कुछ लोगों ने, विद्वानों ने प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण भी कहा है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि अगर ये मूल रूप में सर्वनाम प्रयुक्त हो रहे हैं तो मौलिक सार्वनामिक विशेषण तो कहेंगे ही, साथ में सर्वनामों की कैटेगरी के हिसाब से भी इनका नामकरण हुआ है। तो ऐसा भी क्वेश्चन बनने लगा है, तो आप इसे केयर करेंगे। आगे देखते हैं यौगिक सार्वनामिक विशेषण। देखिए यौगिक शब्द से ही लग रहा है कि जैसे हम इंटर में पढ़ते थे, हाई स्कूल में पढ़ते थे, तो लैब में जाते थे, दो चीज़ों को जब दो प्रकार के केमिकल या 2-3 से अधिक प्रकार के केमिकल मिलाते थे तो उन्हें कहते थे क्या, यौगिक बन गया। इसका मतलब है कुछ चीज़ कुछ में मिक्स करेंगे तो यौगिक बनता था। ठीक यहाँ भी है, वही बात है, बस वहाँ केमिकल था, यहाँ शब्द है। तो जब कुछ प्रत्ययों को इस मूल सर्वनाम में जोड़ दिया जाता है तो जो नया सर्वनाम बनता है, जो नया सर्वनाम आके संज्ञा की विशेषता बनाता है बनकर, उसे ही क्या कहते हैं, यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। इसकी परिभाषा को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि मूल सर्वनाम में प्रत्यय जोड़कर बनाए गए सर्वनाम जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं, यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। यौगिक का मतलब हुआ कि ये मौलिक प्लस प्रत्यय, मतलब ये मौलिक सर्वनाम में कुछ प्रत्यय जोड़ेंगे तो हमारा क्या यौगिक सर्वनाम बनेगा। ये समझ सकते हैं इस बात को। यहाँ एग्जाम्पल हम दे सकते हैं कि ऐसा आदमी, तो ऐसा आदमी में हम देख रहे हैं क्या, ऐसा। अब मूल सर्वनाम क्या होता है, यह से क्या बनता है, यह में जब हम कुछ प्रत्यय जोड़ते हैं तो क्या बनता है, ऐसा। तो चूंकि ये यौगिक के रूप में है, इस वजह से इस सर्वनाम को क्या कहेंगे, यौगिक सार्वनामिक विशेषण। ठीक, आगे देखते हैं, कितने लंबे तुम हो, कितने लंबे तुम हो या हो तुम, तो इसे हम दे सकते हैं कितने लंबे। तो देख रहे हैं कि मूल सर्वनाम क्या है, कौन में ही प्रत्यय जोड़ के क्या बनता है, कितने। तो चूंकि ये यौगिक बन गया है और इसकी विशेषता बता रहा है, इस वजह से इसे यहाँ पर कितने क्या है,
यौगिक सार्वनामिक विशेषण है। चलिए, तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ऐसे कई शब्द हो सकते हैं। बस ये हमें समझना है कि अगर इस मूल सर्वनाम में प्रत्यय जोड़कर कोई यौगिक सर्वनाम बनाया जाएगा, वो विशेषता बताएगा, तो उसे क्या कहते हैं? यौगिक सार्वनामिक विशेषण। अगर मूल रूप में ही आकर वो किसी संज्ञा की विशेषता बता रहा है तो उसे क्या कहते हैं? मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। और इन्हीं जो इस सर्वनाम के नाम पर जो इनका नामकरण हुआ उसको भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन इनसे भी बनना शुरू हो गए। तो ये हमारा सार्वनामिक विशेषण का पार्ट था। अगला हमारा संख्यावाचक विशेषण। देखिए, संख्यावाचक विशेषण, तो इसको हम परिभाषित इस तरह से कर सकते हैं कि वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण। वे पद जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं, की संख्या का बोध कराते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो इससे इनको हम देख सकते हैं। एक को कहते हैं निश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, और दूसरे को कहते हैं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक। देखिए, निश्चित संख्यावाचक में ये जो नामकरण है इसमें ही इसका अर्थ निहित है। इसे हम देख सकते हैं इस तरह से कि वे विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराएं। संख्या निश्चित होनी चाहिए। निश्चित संख्या का बोध कराने वाले पदों को या विशेषण को क्या कहते हैं? निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसे थोड़ा सा इस तरह से लिख सकते हैं, निश्चित संख्या का बोध, निश्चित संख्या का बोध कराने वाले विशेषण। विशेषण। अब निश्चित संख्या का बोध जैसे 1, 2, 3, 4, 5 देख रहे हैं, ये निश्चित संख्या है। तो ये कहीं भी आएंगे तो उनको क्या कहेंगे? निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ये 5 प्रकार के होते हैं, तो हम इसे इस तरह से देख सकते हैं। 5 प्रकार का होता है, तो इसे हम इस प्रकार से देख सकते हैं। एक को कहते हैं गणनावाचक, गणनावाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण। दूसरा कहते हैं क्रमवाचक, क्रमवाचक। तीसरा होता है समूहवाचक या समुदायवाचक भी कहा गया है इसे, समुदायवाचक। चौथा है आवृत्तिवाचक, आवृत्तिवाचक। और हमारा एक अंतिम है प्रतीक बोधक, प्रतीक बोधक। मैंने पूरा सब नहीं लिखा है। गणनावाचक विशेष संख्यावाचक विशेषण, क्रमवाचक संख्यावाचक विशेषण, ये इसी के 5 पार्ट हैं। चलिए, अब हम एक एक को डिफाइन करेंगे। जैसे यहाँ पर क्या होता है? वह विशेषण जो विशेष की संख्या या गिनती का बोध कराए उसे क्या कहते हैं? गणनावाचक विशेषण। क्या? वह विशेषण जो विशेष की संख्या या गिनती का बोध, मतलब संख्या या गिनती का बोध कराएगा। उस जो विशेषण संख्या या गिनती का बोध कराएगा उसे क्या कहते हैं? गणनावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल, 1, 2, 3, आधा, पाव, ये सब।
देख रहे हैं, 1 2 3, लग रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, काउंट कर रहे हैं, गणना कर रहे हैं। तो ये शब्द कहीं भी आएंगे तो क्या कहेंगे, इसे गणनावाचक संख्यावाचक विशेषण। दूसरा हमारा क्या है, क्रमवाचक, मतलब कि वे विशेषण जो विशेष के क्रम का बोध कराते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, क्रमवाचक विशेषण कहेंगे। तो इसमें एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, जैसे पहला, क्रम का बोध, थोड़ा संकेत कर लेते हैं, क्रम का बोध कराने वाले एग्जाम्पल में क्या कह सकते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। तो देख रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। जैसे हम इसे एग्जाम्पल कहें कि रमेश क्लास में ऊपर से तीसरे स्थान पर है। अगर ये सेंटेंस बना दिया जाए, ये वाक्य बना जाए, तो तीसरे अंडरलाइन कर दिया जाए, पूछा जाए कि ये कौन सा विशेषण है, तो उसे क्या कहेंगे, क्रमवाचक विशेषण। एक स्थान का बोध होता कि किसी के बाद किसका स्थान है, ठीक, क्रम बताएगा। अगला है समुदाय बोधक। वे विशेषण जो समुदाय की सामूहिक संख्या का बोध कराते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, समुदायवाचक संख्यावाचक विशेषण। मतलब सामूहिक संख्या का बोध, सामूहिक संख्या का बोध कराते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं, तीनों, चारों, पांचों, कोई भी, दोनों, तीनों, चारों, पांचों। देख रहे हैं, जैसे हम कर रहे हैं तीनों, तो लग रहा है कि 3 लोगों का समूह। जैसे हम कर रहे हैं चारों, तो लग रहा है 4 लोगों के समूह का बोध हो रहा है। जैसे एग्जाम्पल में कहें, तीनों लड़के टहल रहे थे, तीनों लड़के टहल रहे थे, तो तीनों शब्द क्या बता रहा है कि एक, उसमें कितने लोग हैं, 3 लोग हैं। तो इस वजह से पूरे सामूहिक संख्या बोध कर रहा है समुदाय की, उसमें जितने लोग हैं, इस वजह से इन्हें क्या कहते हैं, समुदायवाचक संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अगला है आवृत्तिवाचक। आवृत्ति का मतलब होता है दोहराव, दोहराव। किसी चीज के ये क्या करते हैं कि ये जो विशेषण होते हैं, विशेष की आवृत्ति बताते हैं कि कितना बार दोहराया गया है, उसका बोध कराते हैं, दोहराव का बोध कराते हैं। इसलिए इसने क्या कहते हैं, आवृत्तिवाचक संख्यावाचक विशेषण। तो दोहराव की संख्या बताते हैं, दोहराव की संख्या का बोध कराते हैं। एग्जाम्पल के तौर से हम देख सकते हैं, इसे दुगुना, तिगुना, चौगुना। तो देख रहे हैं, जैसे हमने कहा दुगुना, इसका मतलब है कि जो वस्तु है वो कितनी बार है, 2 बार हुई है। जो कार्य हुआ है कितनी बार हुआ है, 2 बार हुआ है। चौगुना मतलब लग रहा है कि वो आवृत्ति कितनी बार हुई है, 4 बार हुई है। तो इस वजह से ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं, आवृत्तिवाचक कहते हैं। अगला है हमारा प्रत्येक बोधक। इसको परिभाषित कर सकते हैं ऐसे कि यहाँ पर जो विशेषण होता है, विशेष के एक होने का बोध कराता है। क्या करता है, यहाँ पर जो विशेषण होता है, विशेष को एक होने का बोध, मतलब एक होने का बोध, एक होने का बोध। एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं, जैसे प्रत्येक, हर एक, 2 2, सवा सवा, सवा सवा। ये है इसके एग्जाम्पल। जैसे प्रत्येक शब्द ही बता रहा है एक बोध। हर एक भी क्या कर रहा है, एक का ही बोध करा रहा है। 2 2 मतलब कि भले ही चीजें 2 हैं, लेकिन क्या है, एक एक ग्रुप में है, वो मिलके एक का ही बोध करा रहे हैं। सवा सवा है, लेकिन क्या है, वो मिलके एक का ही बोध करा रहे हैं कि सवा। जैसे हम कहें कि
सवा केजी के लड्डू के पैकेट, तो क्या हो जाएगा, सवा केजी, भले उसमें सवा केजी हो लेकिन है क्या पैकेट, वो एक ही है, तो एक का बोध कराते हैं, भले ही एक से अधिक चीजें हों। तो ये शब्द कहीं भी आएंगे तो किसे क्या कहेंगे, इसे प्रत्येक बोधक, और ये किसका भाग है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण का भाग होता है। यहाँ पर इसके दो भाग होते हैं, जान लीजिए थोड़ा सा। एक होता है पूर्णांक बोधक, दूसरा है अपूर्णांक बोधक, पूर्णांक बोधक मतलब कि यहाँ पर क्या होता है कि जो विशेषण होता है विशेष की पूर्णांक संख्या का बोध कराता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं 1, 2, 3 इस तरीके से होगा तो उसे क्या कहेंगे, पूर्णांक बोधक। अगर एग्जाम्पल यहाँ पर कर दें पाव, आधा, सवा, पौना, ये जो शब्द हैं ये भिन्न के रूप में होते हैं, तो इनको क्या कहते हैं, अपूर्णांक बोधक। तो अपूर्णांक बोधक भी क्या होता है, गणनावाचक का ही एक भाग है। इस तरह से हम देख रहे हैं कि निश्चित संख्यावाचक में इतनी चीज़ें आएंगी। क्वेश्चन कभी कभी इसके ऊपर से ही बन जाता है, कभी कभी इसके नीचे से बनता है। जैसे पूछ ले कि तीनों शब्द निम्नलिखित में से किस विशेषण से संबंधित है। ऑप्शन में आ जाए गणनावाचक, क्रमवाचक, समुदाय बोधक, आवृत्ति बोधक, इस तरह से दे देता है तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, समुदाय बोधक। तो इस तरह से चीज़ों क्या करेगा, उदाहरण में भी आपस में मिक्स कर सकता है या फ्रेम से भी क्वेश्चन आपको मिक्स करके बना सकता है। तो अगला पार्ट हमारा है अनिश्चित संख्यावाचक, उसकी बात करते हैं हम लोग हैं। देखिए अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, देखिए इसका जो अर्थ इसी शब्द में निहित है, साफ साफ है कि वे विशेषण जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चित संख्या का बोध कराएं, मतलब संख्या निश्चित न हो, अनिश्चित हो, अगर उसका बोध कराता है तो उन्हें क्या कहेंगे, उस विशेषण को अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। मतलब अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं, अनिश्चित संख्या का बोध कराने वाले विशेषण को क्या कहेंगे, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। देखिए इसमें एग्जाम्पल के तौर पर जैसे लिख सकते हैं, जैसे टोकरी में कुछ संतरे हैं, टोकरी में कुछ संतरे हैं, टोकरी में कुछ संतरे हैं। तो हम देख रहे हैं क्या कि संतरे जिसको हम काउंट कर सकते हैं, ठीक, लेकिन कुछ संतरे हैं, कुछ शब्द जो बता रहा है कि पता नहीं है कि टोकरी में कितने संतरे हैं, मतलब अनिश्चित है। संख्या तो होगी वहां पर जो भी हो, लेकिन हमें निश्चित नहीं है कितनी संख्या है। इस वजह से जो कुछ है वो कौन सा विशेषण है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अगला है कि सैकड़ों लोग सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो देख रहे हैं सैकड़ों लोग सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो लग रहा है कि नहीं संख्या बहुत है। अब सैकड़ों कहने का सेंस ये आ गया कि 100 से 999 तक हो सकती है। अब वो संख्या कहाँ पर है ये हमें स्पष्ट नहीं है, लेकिन वो संख्या हम गिन सकते हैं, लेकिन हमें अनुमान नहीं है कि कितना है। तो सैकड़ों शब्द क्या कर रहा है,
एक अनिश्चित संख्या का बोध करा रहा है, इस वजह से सैकड़ों क्या है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। जैसे अगला एग्जाम्पल हम करें, कोरोना से लाखों लोग मारे गए, लाखों लोग मारे गए। तो देख रहे हैं, कोरोना से लाखों लोग मारे गए, तो लाखों शब्द क्या कर रहा है, लोग हैं, तो इसको मतलब हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, लेकिन लाखों मतलब यहां देख सकते हैं कि लाखों का मतलब हो सकता है कि 1,00,000 से लेकर 99,99,999 तक की संख्या हो सकती है। मतलब एक बड़ा अमाउंट है, उसके बीच में कहीं भी हो सकता है, लेकिन हम उसे गिन सकते हैं, इसलिए संख्यावाचक है। लेकिन अनुमान कर रहे हैं, हम उसे निश्चित नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से जो लाखों शब्द है वो किस में आएगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में आएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि संख्यावाचक विशेषण को हमने इस तरीके से डिफाइन किया। तो 2 पार्ट हम लोगों ने पढ़ लिया। अगला हमारा है परिणाम बोधक। परिणाम बोधक, तो परिणाम बोधक देखिए, ये जो शब्द है वो अपने परिमाण बोधक, इसमें अपने आप में ही इसका अर्थ निहित है कि इसकी परिभाषा हम इसे डिफाइन कर सकते हैं कि वे विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा या परिमाण का बोध कराए, मतलब ऐसी वस्तु की जो नाप तौल की हो उसका बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, परिणाम बोधक विशेषण कहते हैं। मतलब परिभाषित करेंगे तो ऐसे विशेषण जो वस्तु की मात्रा या परिणाम का बोध कराते हो, परिमाण का बोध कराते हैं। मतलब इसमें ऐसी वस्तुएं आएंगी, ऐसी वस्तुएं क्या इसमें आते हैं, द्रव्यवाचक। इसमें जो संज्ञा क्या रहेगी वो द्रव्यवाचक होगी, जिसको नापा तौला जा सके। तो ये भी परिणाम बोधक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं, इनको हम लोग देख सकते हैं। एक कहते हैं निश्चित परिणाम बोधक, निश्चित परिमाण बोधक, निश्चित परिमाण बोधक। दूसरा है अनिश्चित परिमाण बोधक, अनिश्चित परिमाण बोधक। ये 2 भाग हैं इसके, निश्चित परिणाम बोधक और अनिश्चित परिमाण बोधक। देखिए ये जो शब्द है अपने आप में ही इसका अर्थ डिफाइन कर रहा है, मतलब ऐसे विशेषण जो किसी वस्तु की मात्रा या परिमाण की निश्चित संख्या का बोध कराएं। मतलब किसी वस्तु की मात्रा या परिमाण की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, निश्चित परिणाम बोधक विशेषण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर 2 सेर घी ले आओ, ले आओ। क्या जैसे हम कह रहे हैं कि 2 सेर घी ले आओ, तो इस वाक्य में हम देख रहे हैं कि 2 क्या है, एक निश्चित संख्या है, लेकिन 2 निश्चित संख्या है, लेकिन ये घी जो है, घी देख रहे हैं कैसा है, जिसको हम गिन नहीं सकते। मतलब इसको मात्रा में हम क्या कहते हैं, मापते हैं, तो ये मापने परिमाण के रूप में ये अपना शो करता है वैल्यू। तो इस वजह से ये निश्चित हुआ, लेकिन ये परिणाम का बोध कराता है, घी परिणाम के रूप में आता है, इस वजह से 2 क्या हो जाएगा, निश्चित परिणाम बोधक विशेषण। दूसरा एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि बाजार से 10 मीटर कपड़ा खरीदा, बाजार से
10 मीटर कपड़ा खरीदा। देख रहे हैं 10 मीटर, तो जैसे ही ये 10 आ रहा है, क्या ये क्या शो कर रहा है? निश्चित संख्या को। और ये मीटर जो कपड़ा है वो एक परिमाण का बोध करा रहा है। तो यहाँ पर जो 10 है वो क्या है? निश्चित संख्या है, ये परिमाण के रूप में है। इस वजह से 10 मीटर को क्या कहेंगे? 10 को क्या कहेंगे? निश्चित परिणाम बोधक विशेषण कहेंगे। चलिए अगला हम इसे देखते हैं। यहाँ पर अनिश्चित परिणाम बोधक विशेषण में इसका भी ये शब्द ही अपने अर्थ को निहित किए हुए है कि वे विशेषण जो किसी वस्तु के परिणाम, अनिश्चित परिणाम या मात्रा का बोध कराएं, उन्हें क्या कहते हैं? अनिश्चित परिणाम बोधक विशेषण कहेंगे। जैसे कुछ सेर घी चाहिए। देख रहे हैं, कुछ सेर घी चाहिए। अब ये तो परिणाम हुआ, लेकिन ये देख रहे हैं कुछ, जो कुछ शब्द है वो यहाँ तो निश्चित था 2, लेकिन यहाँ पर कुछ शब्द में बहुत कुछ हो सकता है। 1 केजी, 2 केजी, कुछ भी हो सकता है। अनिश्चित है, इसका स्पष्ट अनिश्चित रूप में है कि इस तरह से निश्चितता नहीं बोध करा रहा है। इस वजह से कुछ यहाँ पर क्या है? अनिश्चित परिणाम बोधक विशेषण है। कप में थोड़ी सी चाय है। थोड़ी सी चाय है। कप में थोड़ी सी चाय है, या फिर कह सकते हैं तो ये जो थोड़ी सी, देख रहे हैं, थोड़ी सी, तो लग रहा है कि क्या है? मात्रा का बोध करा रहा है। ये इसे हम काउंट नहीं करते, बहुत ही मात्रा का है। इस वजह से अनिश्चित है, इसलिए क्या कहते हैं? अनिश्चित परिणाम बोधक विशेषण हम इसे कहेंगे। कनस्तर में जरा भी आटा नहीं है। आटा नहीं है। जरा भी आटा, देख रहे हैं, ये जरा भी, जो जरा शब्द है, ये क्या शो कर रहा है? कि एक जरा भी मतलब एक अमाउंट को, मात्रा को शो कर रहा है, परिणाम के रूप में शो कर रहा है, निश्चित नहीं है। इस वजह से यहाँ पर जो जरा है वो क्या है? अनिश्चित परिणाम बोधक विशेषण है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हमने 3 बिंदुओं को पढ़ा, सार्वनामिक, संख्यावाचक और परिणाम बोधक विशेषण, और हमारा चौथा है गुणवाचक विशेषण। आइए उसे देखते हैं। गुणवाचक, देखिए गुणवाचक में अगर हम इसे परिभाषित कर दें तो हम कह सकते हैं वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण या दोष को व्यक्त करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इसको हम थोड़ा व्यवहार में समझेंगे। इसको हम कुछ भागों में बांट कर ही समझ सकते हैं, क्योंकि अगर इसे डायरेक्ट एग्जाम्पल बताया जाएगा तो हम कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। हम इसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। लोग 3 पार्ट पढ़ चुके हैं, सार्वनामिक पढ़ चुके हैं, परिणाम बोधक पढ़ चुके हैं, संख्यावाचक पढ़ चुके हैं। एक चौथा डिवीजन हमारा था गुणवाचक। तो गुणवाचक में देखते हैं कि हालांकि ये 7 प्रकार नहीं उस तरह से डिवाइड किए गए हैं, बस ये समझने के लिए इनको डिवाइड किया गया है कि आप डायरेक्ट इन शब्दों का इनसे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे किस में है, तो हमें क्या करना है? शब्दों को इनसे कनेक्ट करना है, फिर इसके माध्यम से इसको समझ लेना है। देखिए कैसे, अगर कोई शब्द आता है स्थान, पहले देखा है स्थान, आकार, रंग, काल, गुण, दोष, अवस्था, दशा या अवस्था या द्रष्टव्य, इनमें बांटा गया है। तो यहाँ से हम देखते हैं कोई शब्द अगर स्थान का बोध कराएगा तो भी वो गुणवाचक होगा। तो जैसे स्थान कैसा हो सकता है? जैसे हमने कहा बाहरी, भीतरी, तो स्थान बाहर या भीतर हो रहा, ऊपरी या सतही, तो लग रहा स्थान का बोध हो रहा है। जैसे हमने कहा बनारसी, तो बनारसी कहते ही लग रहा है कि बनारस के एक निश्चित क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति को, इलाहाबादी
उसी तरह भारतीय, इसका मतलब है कि भारत का जो एक निश्चित एरिया है उसमें रहने वाला व्यक्ति को। पंजाबी कहते हैं तो इसका मतलब पंजाब के कुछ एरिया में रहने वाले लोगों की बात की जा रही है। तो स्थान का ही बोध कराते हैं, अगर स्थान का बोध कराएंगे तो गुणवाचक। दूसरी तरफ जैसे आकार का क्या होता है, जैसे कोई आकार, किसी भी आकार की बात करेंगे तो इसी में आ जाएगा गुणवाचक। जैसे चौकोर हो सकता है, गोल हो सकता है, उजाड़ हो सकता है, चौरस हो सकता है, तो ये किस में आ जाएगा। बस हमें शब्द को इसमें किसी एक में लिंक करा देना है, उसके बाद उसको समझने में बहुत आसानी होगी। तो अगर आकार संबंधित आ रहा है तो भी गुणवाचक, अगर किसी रंग से संबंधित कोई शब्द आ गया है तो भी क्या हो जाएगा, गुणवाचक होता है। जैसे लाल, पीला, नीला, ये सब गुणवाचक हैं। अगला है कालवाचक। अगर कोई शब्द काल या समय भी होता है, ये कोई शब्द समय का बोध करा रहा हो तो भी वो क्या हो जाएगा, गुणवाचक होगा। जैसे हमने कहा प्राचीन तो लग रहा है कि कोई पुराने समय की बात है, हमने कहा नवीन तो लग रहा है कि हाल ही की बात है, हमने कहा ताजा तो इसका मतलब तुरंत की बात है, हमने कहा जैसे कि ताज़ी रोटी तो इसका मतलब रहा कि अभी जल्द में ही बनी हुई रोटी, तो बहुत नज़दीक समय की बात कर रहा है। भूत भविष्य तो लग रहा है क्या, पहले की घटना। वर्तमान मतलब आज जो चल रहा है समय। उसी तरह साप्ताहिक मतलब एक सप्ताह का समय का बोध करा रहा है। वार्षिक तो लग रहा है समय, आगामी आने वाले समय के, तो ये सब क्या समय का भी बोध कराएगा तो भी गुणवाचक होगा। गुण और दोष के संदर्भ में देखते हैं कि एक व्यक्ति या वस्तु के जितने गुण या दोष हो सकते हैं वो सभी क्या हो जाएंगे, इसमें आ जाएंगे। जैसे भला, बुरा, न्यायी, एक व्यक्ति कैसा हो सकता है, भला हो सकता है, बुरा हो सकता है, न्यायी हो सकता है, सीधा, शांत, दुष्ट, ईमानदार, मूर्ख, ये सभी चीज़ें हो सकती हैं। व्यक्ति और वस्तु के दोनों के सेंस में जितनी चीज़ें होंगी सब गुणवाचक ही होंगी। अगला हमारे दशा या अवस्था, एक व्यक्ति या वस्तु की जितनी दशा हो सकती है वो सब इसमें आ जाएगा। जैसे दुबला पतला, एक व्यक्ति कैसा हो सकता है, दुबला हो सकता है, पतला हो सकता है, मोटा, गरीब, रोगी, स्वस्थ, बच्चा, बूढ़ा, जवान, ये सब एक अवस्था है। इस वजह से ऐसे शब्द किस में आ जाएंगे, गुणवाचक में। द्रष्टव्य का मतलब होता है कि इस शब्दों को पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि जैसे आपके सामने एक चित्र सा आ गया है। सादृश्यता बोधक सेंस में भी कहते हैं इसे। जैसे बड़ा सा, ऊंची सी, पीला सा, छोटी सी नहीं कहते हैं, कहते हैं कि चौराहे पर मेरी ऊंची सी दुकान, तो लगता है कि एक ऊंची सी, तो लग रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, एक हल्का सा दृश्य आ रहा है। पीला सा मकान, तो लग रहा है कि हमारे आंखों के सामने एक हल्का सा चित्र खींच रहा है, तो दृश्यता बोधक हो जाता है ऐसे। तो ये भी जो आते हैं वो किस में आते हैं, गुणवाचक विशेषण में भी आते हैं। कुछ अन्य जगह भी डिवीजन अन्य तरीके से कर दिया गया है। जैसे अन्य में स्पर्श बोधक शब्दों की बात की गई है। स्पर्श बोधक तो मतलब किसी चीज़ को स्पर्श करेंगे तो कैसा महसूस होगा, खुरदरा, मुलायम, इस तरह से भी। तो ये सभी शब्द क्या आ जाएंगे, गुणवाचक में हो जाएंगे। गंध बोधक में दुर्गंध युक्त, सुगंधित, ये शब्द क्या हो जाएंगे, भी गुणवाचक में आ जाएंगे। दिशा बोधक में उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी, ये सब भी क्या आ जाएंगे, गुणवाचक। दिशा बोधक स्थान के भी हिस्से हो सकते हैं। देखिए इसमें एक कंफ्यूज नहीं होना कि ये इसमें मिल रहा है, ये केवल कैटेगराइज किया गया है समझने के लिए, ताकि आप इस कैसे कनेक्ट कराएं और यहाँ आसानी से समझ पाएं। चलिए आप इसे एक ना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे हम लोग थोड़ा सा अगला टॉपिक देखते हैं। विशेषणों की तुलनावस्था, विशेषण की तुलनावस्था। हिंदी में विशेषण की तुलनावस्था में 3 अवस्थाओं में विशेषण को दिखाया जाता है, इसे हम यहाँ भी जान सकते हैं। एक होती है मूलावस्था, दूसरी है उत्तरावस्था, उत्तरावस्था या मध्यमावस्था भी कहते हैं। तीसरा होता है उत्तमावस्था। इस तरह से भी विशेषण के 3 अवस्थाओं में बांटा गया है। तुलना के क्रम इसका प्रयोग किया जाता है। मूलावस्था का मतलब होता है कि इसमें विशेषण किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की केवल विशेषता बताता है, तो मूलावस्था। जैसे हम कहें कि राधा सुंदर लड़की है, तो यहां पर क्या कर रहा है, सुंदर तुलना नहीं कर रहा है, केवल क्या कर रहा है,
इसकी विशेषता बता रहा है, तो इसको क्या कहेंगे? मूलावस्था कहेंगे। दूसरा उत्तमावस्था, उत्तरावस्था। उत्तरावस्था में क्या होता है कि इसमें दो व्यक्तियों या वस्तुओं के गुणों की तुलना करने के लिए बताया जाता है इनमें, इसलिए उसे क्या कहते हैं? उत्तरावस्था कहते हैं। जैसे रमा लता से अधिक सुंदर है, अधिक सुंदर है। देखिए, तो से अधिक सुंदर है, तो देख रहे हैं क्या कि दो की तुलना की जा रही है। रमा और लता के सुंदरता के गुणों की तुलना की गई है, तो दो लोगों में अगर तुलना की जाती है किसी गुण को लेकर, तो उसे क्या कहते हैं? उत्तरावस्था कहते हैं। से अधिक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अगला है उत्तमावस्था। उत्तमावस्था में होता है कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं या स्थान के गुणों की तुलना की जाती है और उसमें से किसी एक को सबसे बुरा या अच्छा बताया जाता है, तो ऐसी अवस्था को क्या कहते हैं? उत्तमावस्था कहते हैं। जैसे हम कहें एवरेस्ट, एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। तो हम देख रहे हैं कि क्या अब यहाँ पर दो नहीं है, कई हैं। जितनी चोटियां हैं विश्व में, उन सब में सबसे ऊंची कौन है? एवरेस्ट है। और इसमें जब कई में एक को श्रेष्ठ बताया जाता है, तो सबसे शब्द का प्रयोग किया जाता है, सबसे सब में शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो ये क्या है? उत्तमावस्था है। दूसरा कह सकते हैं, जैसे नील नदी, नील विश्व की सबसे लंबी नदी है, लंबी नदी है। तो देख रहे हैं, नील विश्व की सबसे लंबी नदी है। अब इसमें क्या है? जितनी नदियां हैं सब में क्या है? नील को ही सबसे लंबी बताया जा रहा है। तो यहाँ पर इस सेंस में ये जो हमारा सबसे शब्द, तो क्या किस सेंस में आया यहाँ पर? उत्तमावस्था, क्योंकि दो से ज़्यादा चीज़ों में तुलना की जा रही है। तो एक अन्य भी तरीका है इनके डिवीजन करने का, इसे हम इस तरह से देख सकते हैं। कुछ शब्दों में अगर हम मूल शब्द में तम जोड़ दें, मूल शब्द में तर जोड़ दें, तो हमारा उस मूलावस्था का उत्तरावस्था प्राप्त हो जाएगा। अगर उसी मूलावस्था में तम जोड़ दें, तो क्या हमें उस शब्द का उत्तमावस्था प्राप्त हो जाएगा। जैसे अगर हम कहें निम्न, निम्न मूलावस्था है, तो इसकी उत्तरावस्था क्या हो जाएगी? निम्नतर। तर मैंने जोड़ दिया, और इसकी उत्तमावस्था क्या हो जाएगी? निम्नतम, निम्नतम। अगर कहेंगे हम उच्च, तो यहां क्या हो जाएगा? उच्चतर। और यहां पर क्या हो जाएगा? उच्चतम। निम्नतम इसका मतलब है कि इससे नीचे कोई नहीं है। उच्चतम इसका मतलब सबसे ऊपर है। तो इसका मतलब कई चीजों में सबसे ऊपर नीचे की बात की जा रही है। यहां पर अगर निम्नतर का मतलब होता है कि दो में एक उच्चतर, एक ऊंचा, एक अधिक है, या एक ऊंचा है, या एक नीचा है। यहां पर क्या है कि यह मूल अवस्था है, यहां तुलना की जरूरत नहीं है। यहां पर जैसे मैंने एग्जांपल बताया कि यहां केवल क्या है? उस व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बताई जाती है। तो इस तरीके से भी हम मूलावस्था विशेषण की तुलनावस्था में तीन अवस्थाओं को हम देखते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगला हमारा जो टॉपिक है, एक विशेषण की एक और विशेषता है, उसको हम थोड़ा सा जान लेते हैं। विशेषण की एक विशेषता है कि यदि एक विशेषण के कई विशेष्य हों, तो विशेषण का लिंग वचन समीप वाले विशेष्य के लिंग वचन के अनुसार परिवर्तित हो जाता है। यह है इसकी एक विशेषता है। तो हम इसे एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं कैसे। जैसे नई धोती और कुर्ता,
देख रहे हैं, धोती क्या है, स्त्रीलिंग है, कुर्ता क्या है, पुल्लिंग है, और ये भी संज्ञा है और ये भी संज्ञा है। अब नई क्या है, विशेषण है। अब इसके लिए, अब धोती और कुर्ता के दो एक तरह से विशेष्य हैं इस एक के लिए। तो क्या कि ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि जब हम वाक्य लिखते हैं शुद्धि में, तो ये जो विशेषण होता है ये पास वाले विशेष के लिंग वचन के अनुसार ही परिवर्तित हो जाता है। देख रहे हैं जैसे धोती क्या है, स्त्रीलिंग है, इस वजह से यहाँ पर क्या लगाया है, नई। अगर हम सेंटेंस ऐसे कर दें कि नया कुर्ता और धोती, तो हम देख रहे हैं कि अगर हम कुर्ता यहाँ कर दें, धोती यहाँ कर दें, तो हम अगर सेंटेंस ये बनाएंगे नई कुर्ता और धोती, तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि जो विशेषण होता है, ये जो विशेषण है वो कुर्ता की विशेषता बता रहा है और धोती की, दोनों की विशेषता बता रहा है। दो विशेष हैं इसके लिए, तो नियमानुसार क्या होगा, ये पास वाले या समीप वाले विशेष के लिंग वचन के अनुसार प्रतीत हो जाएगा। जैसे नया कुर्ता पुल्लिंग है और ये स्त्रीलिंग है, तो इसके लिए यहाँ पर विशेषण जो आएगा पुल्लिंग आएगा, ठीक है, तो नया हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से एक नियम है। आगे हम देखते हैं, एक होता है प्रविशेषण। प्रविशेषण, 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 तो इसकी जो परिभाषा अगर हम देखें तो लिख सकते हैं कि जो विशेषण संज्ञा की विशेषता न बता के विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं, प्रविशेषण। मतलब कि यहाँ पर किसकी विशेषता बताई जाएगी, विशेषण की विशेषता, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, प्रविशेषण कहते हैं। तो इसे एग्जाम्पल के रूप में हम कैसे समझ सकते हैं, देखिए, जैसे कहें राधा अत्यंत सुंदर, अत्यंत सुंदर लड़की है। तो देख रहे हैं हम, ये सुंदर क्या है, खुद में एक विशेषण है। जैसा कि हम जानते हैं, अत्यंत क्या कर रहा है, इसकी सुंदरता की एक उच्चतम सीमा बता रहा है। प्रविशेषण विशेषण में देखिए एक अंतर भी होता है, थोड़ा सा हम यही जान लेते हैं कि प्रविशेषण मैंने बताया था क्या, वो विशेष के अर्थ को सीमित करता है, कम करता है, लेकिन प्रविशेषण उसके विपरीत है। ये करता है विशेष का जो गुण है उसको चरम पर ले जाता है। अगर अच्छा है तो भी चरम पर ले जाएगा, और उस बुरे रूप में है तो भी एकदम बिल्कुल न्यूनतम बुरे में करेगा। मतलब उसके अर्थ को चाहे सकारात्मक होगा तो भी महत्तम पर ले जाएगा, नकारात्मक होगा तो भी महत्तम पर लेके आए, न्यूनतम पर लेके चला आएगा। तो देख रहे हैं कि सुंदर, अत्यंत सुंदर का मतलब कि बहुत सुंदर बता रहा है। इसका मतलब क्या, सुंदरता को चरम अवस्था को बता रहा है कि नहीं, बहुत अत्यधिक सुंदर है। तो ऐसे स्थिति में देख रहे हैं कि हमारा जो अत्यंत शब्द है वो सुंदर की विशेषता बता रहा है, जो कि एक विशेषण है। इस वजह से अत्यंत क्या हो जाएगा, हमारा एक प्रविशेषण हो जाएगा, प्रविशेषण हो जाएगा। एक और लिखते हैं, जैसे रमा बहुत बहुत अच्छी लड़की है, अच्छी लड़की है। तो देख रहे हैं कि अच्छी खुद में क्या है, विशेषण है, लेकिन बहुत अच्छी, तो बहुत शब्द क्या, इस विशेषण की विशेषता बता रहा है, इससे बहुत क्या है, प्रविशेषण है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो विशेषण की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं, प्रविशेषण कहते हैं। तो आप लोग समझ पाए होंगे। ठीक है, अगला हम बिंदु देखते हैं। अगला है एक क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण
देखिए ये हालांकि क्रिया विशेषण जो होता है, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण हालांकि एक अव्यय का पार्ट है, लेकिन क्वेश्चन पूछने क्रम में कमीशन का पैटर्न रहा है कि वो विशेषण के हिस्से में ही से पूछ लेता है। इस वजह से हम इसे वहाँ न पढ़ के यहीं पढ़ लेंगे विशेषण के अंतर्गत। देखिए इसके शब्द में ही इसका अर्थ छिपा है क्रिया विशेषण। वे विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता न बता के क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। मतलब यहाँ पर किसकी विशेषता बताई जाएगी? क्रिया की विशेषता। बताने वाले विशेषण। क्रिया की विशेषता बताने वाले विशेषण को क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। उदाहरण के रूप में हम देखते हैं इसे। वह जोर से चिल्ला रही है। वह जोर से चिल्ला रही है। वह जोर से चिल्ला रही है। तो देख रहे हैं चिल्लाना, चिल्ला रही है, क्या है? ये क्रिया है। एक क्या है? क्रिया है। जोर से क्या कर रहा है? ये बता रहा है कि अब ये इसके चिल्लाने को बता रहा है कि जोर से क्रिया कैसी हो रही है? बहुत तेजी, जोर से हो रही है, बहुत आवाज के साथ हो रही है। ये इसका मतलब है कि जोर से शब्द क्या कर रहा है? ये चिल्लाने की विशेषता बता रहा है, जो कि एक क्रिया है। इस वजह जोर से क्या है? एक क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण भी विशेषण की जो क्रिया विशेषण जो है वो भी क्रिया के विस्तार को सीमित करता है, कम करता है। पूरा विशेषण का टॉपिक प्रयास किया गया कि समाहित हो जाए। यहीं पर हमारे टॉपिक समाप्त होता है। अगर ऐसा लगता हो कि मैं आपको समझाने में सफल रहा या सही ढंग से आपको समझा पाया तो कृपया इसे देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करेंगे तो हमें प्रोत्साहन मिलेगा और आपके लिए हम एक अच्छा वीडियो भविष्य में लेके आने के लिए तैयार हैं।